नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2012 का ओल्ड पेपर पर्यावरण का। इसमें हम 30 प्रश्नों को देखेंगे जो 2012 में पूछे गए थे। प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2011 में जो पेपर आया था पर्यावरण का, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को पूरा देखना। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। जो प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा का जो पेपर रहता है उसमें पर्यावरण जो स्टार्ट होता है 121 से लेकर 150 तक रहता है। ठीक है, तो हम 121 से 30 प्रश्न हमें देखना रहेगा, 150 तक हम चर्चा करेंगे। पर्यावरण के हैं ये, जो 2012 में पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न देखिए, भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है? तो भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, ये सभी। ऑप्शन है आपका इसमें, ऑप्शन आपने देख लिए तो आपके पास 2 से 3 सेकंड का समय है, उसमें आप हमें कमेंट करके इसका सही आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो जितने भी हमारे दोस्त लाइव आ चुके हैं वो चैनल से यदि जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन को दबा दे, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और इससे पहले भी हम सारे बाल विकास, पर्यावरण, हिंदी, संस्कृत के भी वीडियो डाल चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको भी देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, जो हमने अभी प्रश्न पढ़ा है, भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताएं इसका आंसर सही क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जल संसाधन विभाग। सी आंसर आपका इसमें सही होगा, जल संसाधन विभाग। दूसरा प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायत का क्या कार्य करती है? तो ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है ये बताना है आपको। ऑप्शन देखिए, पानी के स्रोतों का रखरखाव, विद्यालय का निर्माण, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की सूची बनाना, उपरोक्त सभी। ग्राम पंचायत का इनमें से कौन सा कार्य है ये बताना है आपको। तो ग्राम पंचायत जो कार्य करती है वो सभी कार्य करती है, ये तीनों ही कार्य ग्राम पंचायत करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है? जो नीचे आपदा दी हुई है उनमें से कौन सी ऐसी आपदा है जो पर्यावरणीय, मतलब पर्यावरण को यदि हम नष्ट करते हैं तब उत्पन्न होती है? भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों की आग, ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ये सभी। ये सभी जो हैं ये पर्यावरण ह्रास के कारण उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिल रहा है? ये प्रश्न सारे ही वर्ग 3 में पूछे गए हैं 2012 में पर्यावरण के। तो इंदिरा गांधी नहर योजना का लाभ किस राज्य को मिल रहा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन देखिए, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान को मिल रहा है। अगला प्रश्न देखिए, जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है। तो जल जनित एक बीमारी है, जल से जो बीमारी उत्पन्न होती है उसका नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा देखिए, ऑप्शन देख लीजिए, डिप्थीरिया, टॉन्सिलिटिस, डायरिया, खसरा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा डायरिया। डायरिया जो बीमारी है ये जल के द्वारा उत्पन्न होती है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है, पर्यावरणीय शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, पर्यावरण के साधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के साधनों का न्यूनतम उपयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताओ, इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है।
तो इसमें जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य है। पर्यावरण के साधनों का अधिकतम उपयोग, ये तो है होगा नहीं। पर्यावरण के साधनों का न्यूनतम उपयोग, ये कम उपयोग करना, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, तो आपका इसमें ये भी नहीं है, ये भी आंसर आपका गलत है। ये तीनों आंसर आपके गलत है। सही कौन सा होगा आपका? ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से है? तो कौन सी वो प्रतियोगिता है जिसके द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है? ऑप्शन देखिए, ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण प्रदर्शनी, पर्यावरणविद दिवस। तो किसके द्वारा, वो कौन सी प्रतियोगिता है जिसके द्वारा पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्रीन ओलंपियाड। ऑप्शन ए आपका इसमें सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये तो बहुत ही सरल है, सभी को पता होगा आपको। 10 जून को, 5 जून को, 20 जून को, 2 जून को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5 जून को मनाया जाता है। अगला देखिए, विद्यालय किस रणनीति द्वारा विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं? तो विद्यार्थी किस रणनीति के द्वारा विद्यालय किस रणनीति के द्वारा विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकता है? किसके द्वारा करता है? खेलकूद के द्वारा, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यसेगामी क्रियाओं के द्वारा, परीक्षाओं द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक विद्यालय जो है रणनीति, कौन सी रणनीति के द्वारा विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकता है? तो वो रहेगी आपकी ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यसेगामी क्रियाओं के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों का संपूर्ण विकास, पुरुषों का संपूर्ण विकास, महिला सशक्तिकरण, नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। तो भारतीय संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है, सही आंसर रहेगा आपका, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा सही आंसर इसका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक विज्ञान में कौन सा घटक शामिल नहीं किया जाता है? जो सामाजिक विज्ञान होता है उसमें कौन सा घटक शामिल नहीं किया जाता है ये बताना है आपको। तो इतिहास शामिल किया जाता है या नहीं, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, व्यावसायिक अध्ययन। तो इसमें इतिहास भी शामिल किया जाता है, भूगोल भी किया जाता है, राजनीतिक विज्ञान भी किया जाता है, व्यावसायिक अध्ययन नहीं किया जाता है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर आपका इसमें सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है, पाठ्यक्रम का वो क्षेत्र जिसका परीक्षण अंकों द्वारा नहीं किया जाता। पाठ्यक्रम का वो कौन सा क्षेत्र है जिसका परीक्षण अंकों के द्वारा नहीं किया जाता है? स्वास्थ्य, योग, संगीत, ये सभी। तो ये सभी स्वास्थ्य का हम अंक, जैसे कि कोई भी बीमार है तो उसको हम अंक नहीं दे सकते हैं कि तुम इतने प्रतिशत तुम्हें अंक दिए जाते हैं कि तुम इतने परसेंट बीमार हो, या कैसे, मतलब इसको हम अंक से इसकी तुलना नहीं कर सकते। योग को भी हम अंक नहीं दे सकते, संगीत को भी हम अंक नहीं दे सकते। ये ऐसे परीक्षण है, इसको हम अंक के द्वारा नहीं बता सकते, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है? अब नीचे जो कुछ समस्याएं लिखी हुई है उनमें से आपको ये बताना है पर्यावरण की कौन सी समस्या नहीं है। तो देखिए, जल की बर्बादी पर्यावरण की समस्या है, जल का संरक्षण, अब इसको छोड़ दीजिए, वनों का विनाश
तो ये भी पर्यावरण की समस्या, वनों का विनाश हो रहा है। भूमि अपरदन, भूमि एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी का चला जाना, ये भूमि अपरदन कहलाता है, तो ये भी है। तो जल का संरक्षण ये नहीं है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? तो पर्यावरण की शिक्षा में सबको शामिल किया जाए। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए। पर्यावरण शिक्षा संपूर्ण विकास एवं समग्र के लिए होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा सामाजिक आर्थिक उद्देश्य तथा सभी के लिए प्राथमिकता देने के साथ सद्भाव पूर्ण होनी चाहिए। तो आपको देखो सारे ही पर्यावरण शिक्षा का सिद्धांत है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन बी वाला जो आपका ऑप्शन है वो नहीं है। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए, ये कह रहा है कि जो पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है वो जीवन पर्यंत नहीं देनी चाहिए, तो ये गलत है आपका। ठीक है, यही सिद्धांत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही सरल है। नीली क्रांति का संबंधित है, नीली क्रांति संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न, नीली क्रांति संबंधित है। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है, आप सभी को इसका आंसर तो पता होगा। नीली क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, फल उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, फल उत्पादन से। तो इसका जो सही आंसर होगा जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी बताएं। जितने भी दोस्त हमारे लाइव हैं, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि वो भी हमारे लाइव क्लास में आ जाएं और अपनी तैयारी को वो अच्छे से कर सकें। तो जितने भी हमारे दोस्त हैं लाइव अभी, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसको दबा दें और बेल आइकन की जो घंटी है उसको भी दबा दें, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन सी आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से आपको ये बताना है मानवीय पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं है। भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। तो इसमें जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सही भूमि। भूमि मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। देखिए, धर्म मानव द्वारा, परिवार मानव द्वारा, समुदाय मानव द्वारा, लेकिन भूमि को मानव द्वारा नहीं बनाया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, द्रवित मेघना से बने सेल अर्थात क्या होता है, चट्टान को कहते हैं। तो द्रवित मेघना से बने सेल को कहते हैं आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से, इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आग्नेय। आग्नेय आपका इसमें सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो गैसों के नाम नीचे दिए हुए हैं, तो कौन सी वो गैस है जो हमें सूर्य की जो हानिकारक जो किरणें आती है उनसे हमें बचाती है, हमारी रक्षा करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन। देखिए इतने सरल प्रश्न आते हैं, ये भी बहुत ही सरल प्रश्न है, आपको सभी को पता होगा कौन सी गैस हमें हानिकारक किरणों से बचाती है जो सूर्य के द्वारा धरती पर आती है। तो कौन सी गैस है? सभी का सही आंसर होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसमें जो है आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ओजोन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जब वृष्टि का अर्थ क्या होता है, वर्षा होता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे कहते हैं, जब वर्षा तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बादल कहते हैं, वर्षा कहते हैं, हिम कहते हैं, जल वाष्प कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, कमेंट कीजिए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वर्षा, उसे हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है, कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में, ठंडी द्रवी जलवायु में, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले 2012 में आ चुका है। शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 में ये प्रश्न आ चुका है पर्यावरण में। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा आपने कमेंट किया होगा, ठीक है। तो आपका इसमें जो आंसर सही होगा बी ऑप्शन आपका सही होगा। गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में कांटेदार झाड़ियां मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? चाय को कहते हैं, कपास को कहते हैं, पटसन जूट, पटसन को क्या कहते हैं? जूट कहते हैं, या रबड़ को कहते हैं। तो सुनहरा रेशा जो कहते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए किसे कहते हैं सुनहरा रेशा। तो सुनहरा रेशा मेरे हिसाब से आप कपास लगा रहे होंगे, तो कपास आपका गलत है। जो सुनहरा रेशा कहते हैं वो हम पटसन को कहते हैं। पटसन आपका इसमें सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ग्रह जिसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? बृहस्पति को, शनि को, शुक्र को या मंगल को? तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखिए। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का मतलब संपूर्ण संसार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा ये बताना है। तो दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, तिब्बत का पठार। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो है तिब्बत का पठार। आपका आंसर सही रहेगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कुलदीप नायर एक पत्रकार को उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया था। तो कुलदीप नायर को जो एक पत्रकार थे उनको उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया था। कहाँ का? इंग्लैंड में किया गया था। सॉरी, कहाँ पर किया गया था? इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो कुलदीप नायर थे वो एक पत्रकार थे, उनको उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था इंग्लैंड में। आंसर आपका क्या होगा इसमें सही? इंग्लैंड में उनको किया गया था आयुक्त। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने अर्क स्पोक है? अर्क को ही स्पोक कहता है। तो राष्ट्रीय ध्वज, तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसके एक गोला होता है बीच में, उसमें ऐसे 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 होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, सफ़ेद कलर में होता है, ऐसे ऐसे होते हैं। तो जो ये डंडियाँ होती है वो कितनी होती है ये पूछ रहा है वो। तो कितनी होती है वो? 22, 24, 14, 18। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो 24 होती है, बी। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। तो भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और नीचे उज्जैन। ठीक है, उज्जैन ऑप्शन आपका। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जबलपुर में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से किसे गुलाबी नगर कहा जाता है? कुछ नगर के नाम दिए हुए नीचे, उनमें से किसे गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा, लखनऊ को कहा जाता है, जबलपुर को कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है, कोलकाता को कहा जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है गुलाबी नगर, जयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा पत्तन का अर्थ क्या होता है? बंदरगाह होता है। पूर्वी तट पर स्थित है। कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है? पत्तन मतलब बंदरगाह है।
तथा पूर्ण सुरक्षित है। तो ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो पूर्वी तट पर तो स्थित है, जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का है, मतलब बहुत ही गहरा है तथा पूर्ण सुरक्षित है और तथा सभी प्रकार से वो सुरक्षित है। तो कौन सा बंदरगाह है? चेन्नई, तूतीकोरिन, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा विशाखापट्टनम। डी आंसर आपका सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। जितने भी दोस्त हमारे लाइव हैं, वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो और लेकर आते रहें। और जितने भी दोस्त हमारे लाइव हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के जो बटन है उसको भी दबा देना साथ में, जिससे हमारे सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण में कौन सी गैस है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण में जो गैस होती है कौन सी है? ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सी गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण में कौन सी गैस है? तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो ऐसा कौन सा स्रोत है जिसके द्वारा जल प्रदूषण नहीं होता है, ये बताना है यहाँ पर आपको। तो औद्योगिक कचरा, ठीक है, औद्योगिक कचरे के द्वारा जल प्रदूषण होता है, बिल्कुल सही है। रेडियो एक्टिव कचरा, इसके द्वारा भी जल प्रदूषण होता है, बिल्कुल सही है। कृषि से प्राप्त कचरा, इससे भी जल प्रदूषण होता है, सही है। अब लास्ट वाला बच रहा है, खानों से प्राप्त कचरा। जो खानों से प्राप्त जो कचरा होता है उससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो आंसर आपका इसमें जो सही है वो होगा खानों से प्राप्त कचरा। इससे प्रदूषण, जल प्रदूषण नहीं होता है, बाकी सभी से जल प्रदूषण होता है। ठीक है, तो ये हमने 30 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार का वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे। आप सभी दोस्तों का, जितने भी हमारे दोस्त अभी लाइव हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।